हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल और मध्यकाल के बारे में पढ़ा था और उसकी विशेषताएं क्या थी, कि जितने कवि थे और उनकी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। और आज इस वीडियो में हम उत्तर मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। और इसका टाइम पीरियड कालखंड क्या है, 1700 से 1900। ये विक्रम संवत में दिया है। अगर विक्रम संवत को हम ईस्वी में बदलेंगे तो 57 घटा देते हैं, 57 घटा देते हैं, ये माइनस है। अगर विक्रम संवत को ईस्वी में चेंज करेंगे तो 57 घटा देते हैं। और इसके जस्ट उल्टा, अगर ईस्वी को विक्रम संवत में बदलेंगे तो 57 ऐड कर देंगे। फिर हम देखेंगे इस काल को, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता था। तो उत्तर मध्यकाल की दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी कि इस काल में जितने भी कवि थे वो अधिकांशतः किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे और वहीं से अपनी रचना किया करते थे। और इस काल के कवियों की दूसरी जो विशेषताएं हैं इस काल की, कि इस काल के कवियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी, कि उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता हुआ करती थी। इसलिए उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता था। आइए हम देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं कि कौन से कवि किस दरबार में रहते थे। अगर आपको जरूरी लगे तो देख लीजिएगा, वैसे इतना जरूरी नहीं है। फिर हम देखेंगे कि उत्तर मध्यकाल था, उसको कई नामों से जाना जाता है। और वे जो नाम है किसने दिया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने ही उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा, जो काफ़ी फेमस है और रीतिकाल के रूप में ही हम जानते हैं। मित्रबंधु ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको देख लेंगे। अब इसके आगे आते हैं तो देखते हैं कि रीतिकाल को कई भागों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटते हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिमुक्त के बारे में हम जान लेते हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा वैसी काव्यधारा थी जिसमें कवि अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का उतना महत्व नहीं देते थे, यानी उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं होती थी। उस रचनाओं को क्या कहा जाता था, रीतिमुक्त। और जिस धारा में, जिस रचनाओं में और जिन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी उन्हें रीति सिद्ध या रीतिबद्ध दोनों, यानी जो ये दोनों काव्यधारा दिया है, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, इन कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। आगे हम देखेंगे जो रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि थे और उनकी क्या महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिहारी की एक ही रचना है फेमस, बिहारी सतसई, जो काफ़ी फेमस है और कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद आते हैं चिंतामणि की कौन कौन सी रचना है। तो चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु, जो कई बार पूछा गया है, श्रृंगार मंजरी, छंद विहार और रसविलास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं मतीराम। देखेंगे मतीराम की सबसे फेमस रचना कौन सी है, ललित ललाम। ललित ललाम, रसराज और अलंकार पंचाशिका, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भिखारी दास, इनकी रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। फिर आते हैं जसवंत सिंह की एक बहुत ही फेमस रचना है भाषा भूषण, जो काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा। और बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाषा भूषण देख लीजिए। भाषा भूषण किसका है, जसवंत सिंह का। इसके बाद आते हैं भूषण। एक कंफ्यूज हो जाएंगे, भाषा भूषण अगर ऑप्शन में दे दिया तो एक कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखिए, भाषा भूषण भूषण की नहीं है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। इसके बाद आते हैं भूषण की कई फेमस रचनाएं हैं जिनमें दिया गया है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये आगे अगर सवाल आप लोग देखेंगे तो कई बार पूछा भी गया है, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। इसके बाद आते हैं पद्माकर, इनकी फेमस रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, इनकी फेमस रचना है। इसके बाद आते हैं कुलपति मिश्र, तो इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार और मुक्ति तरंगिणी। इसके बाद आते हैं
केशवदास की सबसे फेमस रचनाएं रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, और रसिक प्रिया भी देख लीजिएगा। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, ये किनकी रचना है? केशवदास की। ये बहुत ही बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार, इसको यहाँ पे केशवदास की जो रचना है स्टार दे दीजिएगा। और ये छत्रसाल दशक, ये भी पूछा जाता है। और भाषा भूषण जो जसवंत सिंह की रचना है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं दुल्ला, ये कवि हैं और इनकी रचना है कविकुल कंठाभरण। इसके बाद आते हैं बोधा। बोधा की कौन सी फेमस रचना है? बिरह बागीस और इश्कनामा। फिर आते हैं घनानंद, ये जीएस वाले घनानंद नहीं है, मौर्य काल वाले, ये रीतिकाल के घनानंद हैं। तो इनकी फेमस कवि रचनाएं कौन सी है? सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली। पदावली ध्यान रखिएगा, ये घनानंद की रचनाएं हैं। इसके बाद आते हैं देव। देव की कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास। इसके बाद आते हैं सेनापति। तो सेनापति के कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएगी? तो उनकी एक ही रचना है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर। अगर आप ये सोचेंगे कि इतनी सारी रचनाएं हैं, कवियों की रचनाएं इतनी ज़्यादा दिया गया है, ये याद कैसे होगा? तो एक बार इसको एक दो बार अगर रिवाइज कर लेंगे और वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, तो उसके बाद से लगभग इतना तो रहेगा कि अगर एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया, ऑप्शन रहा, अगर आप देखें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसको 2-3 बार रीडिंग किए हुए हैं तो ये आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा और इसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए इसको कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद रीतिकाल के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्यात्मक शैली थी, उस शैली का विकास हुआ, तो इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता था। और गद्य काल का प्रारंभ कब से हुआ? 1900 से अब तक माना जाता है। ये 1900 है, ये 1900 विक्रम संवत है। एक मिनट, जो ये 1900 है, ये 1900 विक्रम संवत है। अगर इसको ईस्वी में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 57 घटा देंगे, तो ये 1900 कौन सा ईयर आ जाएगा? 1843, यानी अब तब से स्टार्ट होता है। और इसको अप्रोक्सीमेट में इतना मान सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि आधुनिक काल को कई भागों में वर्गीकरण करके इसको पढ़ते हैं, जो पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। और वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि इस काल में उस कवि की ज़्यादा प्रभावशीलता रही है, इसलिए उन कवियों के नाम पे इस काल का वर्गीकरण करते हैं और उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वर्गीकरण के रूप में आता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी, फिर छायावादी, और सबसे लास्ट में छायावादोत्तर युग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता था, और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1857 से 1900 ईस्वी, यानी 50 साल मान सकते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे कि जो भारतेंदु युग है, तो इनको भारतेंदु युग क्यों कहते हैं? इस टाइम पीरियड को, आधुनिक काल के इस टाइम पीरियड को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका योगदान इस काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, इसलिए इस काल को ही भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट क्या है। तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वोत्तम युग माना जाता है। तो हाँ, जो आधुनिक काल है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और यहीं से गद्यात्मक शैली भी स्टार्ट होती है भारतेंदु युग से। और गद्य काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पढ़े हैं कि हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया है। और इस युग में गद्य और काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ, यानी पहले सिर्फ काव्य में, मतलब कविताओं के रूप में
जो शैली रचनाएं होती थी, लेकिन इसके बाद आधुनिक काल में गद्य के रूप में भी रचनाएं होने लगी, यानी गद्यात्मक शैली का भी विकास हुआ। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक व प्रथम पत्रकार माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रथम नाटककार भी माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को रंगमंच का जनक भी माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक मैंने बताया अभी। यहीं से आधुनिक काल में गद्यात्मक शैली का विकास इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था और इन्होंने ही किया था, इसलिए इन्हें हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा, याद रखिएगा, रसा उपनाम से कविताएं भी करते थे और इस युग में साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया था। खड़ी बोली गद्य के रूप में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? खड़ी बोली और ब्रज भाषा, और काव्य के लिए ब्रज भाषा। तो ये जो पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि भारतेंदु युग में जो गद्य के लिए कौन सी भाषा, खड़ी बोली, और काव्य के लिए यानी कविताओं के लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, बद्री नारायण चौधरी, आनंद कादम्बनी, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण क्या पत्रिका है, और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। यानी ये इस पॉइंट को काफ़ी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं है, क्योंकि ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे ब्राह्मण, किसने मतलब इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। और हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। इसी तरह आता है कवि वचन सुधा का प्रकाशन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। इस युग में 1893 यानी 1893 डेट दिया हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। ये याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करी थी। और भारतेंदु युग में बस आपको ही पता होगा कि उस काल में सिर्फ वही कवि नहीं थे, और भी सारे कवि थे। तो और सारे कौन कौन से कवि थे इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, वैसे मैं बता भी देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ही, प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी कौन सी पत्रिका है? ब्राह्मण, याद रखिएगा। देवकीनंदन खत्री थे, लाल श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हम अभी ऊपर देखे थे कि इनकी कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी पत्रिका थी? हिंदी प्रदीप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि। यानी इसको पढ़ सकते हैं, ये उतने जरूरी नहीं, देख सकते हैं कि कौन कौन से कवि उस टाइम में थे। और अब आते हैं भारतेंदु युग, जो आधुनिक काल का सबसे पहला टाइम पीरियड था भारतेंदु। इस युग में जो कवि थे उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, फेमस रचनाएं? तो भारतेंदु युग में पहले तो आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आ जाएंगे, जिनकी बहुत ही फेमस रचनाएं, इनकी सारी रचनाएं लगभग इम्पोर्टेंट है और इसको मिस मत करिएगा। पहली इनकी रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, और भारतवर्षोन्नति कैसे हो, ये देख लीजिएगा। इनकी रचना है सत्य हरिश्चंद्र, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये जो प्रेम है, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, इसको याद करने में थोड़ी आसानी हो सकती है, तो याद कर लीजिएगा। वैसे इनकी रचनाएं हैं।
जो ब्लैक में हाईलाइटेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और विद्या सुंदर, ये पूछा भी गया है। इसके बाद आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र। तो इनकी रचनाएं कौन सी है? प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, ये बहुत बार पूछा गया, रसखान शतक, हठी हमीर, मन की लहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। हठी हमीर, मन की लहर किनकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। इसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी, और इनको प्रेमघन सरनेम निक नेम के रूप में मान सकते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? भारत भाग्योदय, भारत भाग्योदय। दूसरा है वर्षा बिंदु। इनकी दो रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी की, भारत भाग्योदय और वर्षा बिंदु। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो बद्री नारायण चौधरी थे वो अब्र उपनाम से उर्दू कविताएं भी करते थे। ये हिंदी कविताएं तो लिखते ही थे, मतलब ब्रज भाषा में, लेकिन ये उर्दू में भी कविताएं लिखते थे। और उर्दू में कविताएं लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? अब्र से। और याद रखिएगा, रसा से कौन कविताएं लिखता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पावस, पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। और इसके बाद आते हैं राधा कृष्ण दास। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भारत बारह मासा, दे सदसा, और इनकी और रचना है कंसवध। ए वाला इम्पोर्टेंट है, भारत बारह मासा। ठाकुर जगमोहन सिंह थे, इनकी रचना कौन सी है? देवयानी, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, श्यामालता और श्यामा सरोजनी। देवानी इनकी भी रचना है ठाकुर जगमोहन सिंह की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग आता है, जिसका टाइम पीरियड 1900 से 1918 मानते हैं। इस युग को द्विवेदी युग क्यों कहते हैं? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनकी काफ़ी प्रधानता थी और इनकी प्रभावशीलता काफ़ी थी। इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था इस युग में, इसलिए इस युग को द्विवेदी युग कहते थे। और दूसरा पॉइंट आता है कि द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। और हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास, जो हिंदी हम लोग कहानियाँ पढ़ते हैं, उसका वास्तविक विकास द्विवेदी युग में ही शुरू हुआ था और इस काल में ही हुआ। अब आते हैं द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कवि थे, कौन कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो स्वयं थे, चंद्रधर शर्मा, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, मैथिली शरण गुप्त, ये इनके बारे में काफ़ी सुने होंगे, मैथिली शरण गुप्त। और इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण कवियों में रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लोग। अब आते हैं द्विवेदी युग के कुछ कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो पहले तो कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी ही आ जाएंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य मंजूषा इनकी सबसे फेमस रचना है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, काव्य मंजूषा। इसके बाद इनकी रचनाएं है नागरी, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला, बिलाप। इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो सारी रचनाओं को देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरे कवि आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इनकी रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये दोनों कवि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और इनकी रचनाएं भी, इसलिए इनको स्किप मत करिएगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, इसको देख लीजिएगा। ये खड़ी बोली हिंदी जो लैंग्वेज है, खड़ी बोली, इस भाषा में ये पहला महाकाव्य है। कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसके कवि कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उसके बाद रचनाएं आती हैं इनकी वैदेही वनवास, परिजात, चौके चौपदे और प्रेम प्रपंच, पद्म प्रशोन। अयोध्या सिंह उपाध्याय की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है।
इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में हम देख लेते हैं इनके बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। यानी कवि सम्राट किनको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को। अब अन्य कवियों में आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी रचना कौन सी है? रंग में भंग, साकेत। साकेत इनकी महाकाव्य है। याद रखिएगा साकेत क्या है, पूछ देता है साकेत क्या है, कविता है, कहानी है, नाटक है, महाकाव्य है। तो साकेत क्या है? मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य है। तो और रचनाएं हैं जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपथगा, झंकार। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो गई। इसके बाद कवि आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। बस नाथूराम शर्मा याद रखिएगा। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो गर्भरंडा रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद कवि कौन से आते हैं? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक की कौन सी फेमस कविता है? कविता बाल विधवा। बाल विधवा इनकी श्रीधर पाठक की बहुत ही फेमस कविता है, याद रखिएगा। और इनकी रचना अन्य कौन सी है? भारत गीत, जार्ज वंदना, वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून। ये याद रखिएगा, कश्मीर सुषमा और देहरादून किनकी रचना है? श्रीधर पाठक की। इसके बाद कौन से कवि आते हैं? गया प्रसाद। तो गया प्रसाद की कौन सी रचना है? प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा। ये किनकी सब रचना है? गया प्रसाद सनेही की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये देख लीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा। ये सारे जो जितनी भी रचना है। इसके बाद आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की कौन कौन सी रचना है? पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा पथिक, तो देख लीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट होता है छायावादी युग। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अब छायावादी युग से अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।